नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। दीपेन शाह जी हैं Stevan.com से और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप सवाल हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप हमें सवाल भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक कमोडिटी निवेश में दिए जाएंगे। जो भी सवाल छूट जाएंगे वो अगले हफ्ते मंडे को वापस से इस शो में ही हम उस सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। रविंद्र राव जी, सर, गोल्ड और सिल्वर आज मुनाफा वसूली काफ़ी दिख रही है, खास करके चांदी में करीब 1000 रुपये नीचे M6 पर कारोबार कर रही है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ से और सस्ती हो सकती है चांदी या सही लेवल अब आ गया है, वापस से एंट्री करनी चाहिए और फिर से 64,000 तक के लेवल दिख सकते हैं? गुड इवनिंग विश्व मोहन। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों ही अभी भी एक रेंज में है। आई वुड से इट इज इन अ ट्रायंगल चार्ट पर। और अगर फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली गोल्ड के लिए सपोर्टिव फैक्टर जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, रशिया और यूक्रेन का, जो अभी भी बैकग्राउंड में है। लेकिन जो बॉन्ड यील्ड्स में हम तेजी देख रहे हैं, प्लस कल का जो इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर डॉलर में एक रिकवरी आई है, आई थिंक वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा है। सो इट इज, आई वुड से इट इज मिक्स्ड। जब तक कि इसमें कोई भी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, तब तक मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक दायरे में ट्रेड करेंगे। और वही हो रहा है। अगर आप कल का सेशन भी देखें तो गोल्ड 1834 1835 से फिर से फिसल चुका है, जो कि एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी 1835 36 से लेके 1850 का जो लेवल है वो स्टिफ रेजिस्टेंस बन चुका है। और नीचे की तरफ 1780 का एक सपोर्ट है। और सिमिलरली अगर चांदी को देखें तो चांदी में अराउंड $24 का रेजिस्टेंस है अपसाइड में, और लोअर साइड में 2150 का एक सपोर्ट बन चुका है। तो ये जो दायरा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये रेंज के अंदर ही प्ले कर सकते हैं। चांदी में अगर यहाँ से और थोड़ा सा लाइक 62,000 या फिर 61,800 के आसपास आता तो एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। फिर से एक बार हम इसमें 62,800 63,000 तक का लेवल देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 61,000 से लेके 63,500 का रेंज रहेगा सिल्वर में। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी 49,000 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाता है तो फिर और 500-600 रुपया बढ़ सकता है। लेकिन बायस जो है वो थोड़ा सा बाइंग डिप्स रहेगा इन लेवल्स पर। गोल्ड में भी आई थिंक 48,000 अराउंड 600 700 तक आता है तो एक बार बाइंग किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया 49,000 का इनिशियल लक्ष्य होगा, लेकिन उसे निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलता तो फिर से एक बार हम इसमें करेक्टिव मूव देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रेंज ट्रेडिंग है, रेंज में प्ले कर सकते हैं। रेंज का ध्यान रखिए, आपको इस रेंज में ही ट्रेड करने की सलाह रविंद्र जी दे रहे हैं। दीपेन, आपको क्या लगता है, गोल्ड और सिल्वर में जो आज गिरावट आई है, आपको लग रहा है कि ये गिरावट और गहराएगी, नीचे के लेवल्स भी मिलेंगे आपको एंट्री करने के लिए, अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, या आपके पास भी कोई एक रेंज है टेक्निकली, उस रेंज को हम फॉलो करना चाहिए, उस रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए आज? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो समझने की बात यह है कि जो सिल्वर की रेंज है वो काफ़ी बड़ी है। 60,000 ऑन द लोअर साइड या 59,500 ऑन द लोअर साइड, और 63,500 64,000 ऊपर की तरफ। तो ये रेंज जो 5,000 पॉइंट की रेंज है ये काफ़ी बड़ी है। इसके विपरीत अगर कंपैरेटिवली आप गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड की रेंज काफ़ी थोड़ी नैरो है, और इसके साथ साथ थोड़ा मोमेंटम भी गोल्ड में बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। तो हमारा मानना ऐसे है कि एकदम नियर टर्म की बात करेंगे तो गोल्ड ज्यादा बेटर प्रोपोजिशन लग रहा है खरीदने के लिए ट्रेडर्स के लिए। अगले हफ्ते आपको अगर बाउंस आता है तो गोल्ड में ज्यादा बाउंस आते हुए दिखेगा। और सिल्वर अगर आप 60,500 के आसपास प्राइसेस आते हैं प्रॉफिट बुकिंग में, तो वहां पे आप बाई करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। ओके, चलिए अब एक दर्शक भी आ गए हैं, इनका नाम है किशोर है अहमदाबाद से। ये जानना चाह रहे हैं कि मंडे को वैलेंटाइन डे पे इनको एक टॉप पिक चाहिए कमोडिटी मार्केट से जिनमें पैसे बन सकते हैं। रविंद्र जी, क्या लग रहा है मंडे के लिए, अगले हफ्ते के लिए दो ऐसी कौन सी टॉप कमोडिटी होगी? वैलेंटाइन डे अगर वैलेंटाइन डे की बात करें तो आई थिंक जो टॉप टॉप कमोडिटी होगा वो गोल्ड होगा।
और गोल्ड में मेरे हिसाब से लोअर लेवल्स पे, या तो लोअर लेवल्स पे आप बाई कर सकते हैं, या फिर आप देखिए ब्रेकआउट का एक बार 49,000 के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर जैसे मैंने बताया 49,600, 500, 600 तक का लेवल्स आ सकता है। तो जब तक कि गोल्ड में 48,100 का लेवल होल्ड है, कोई भी डिप आता है तो एक बार खरीदारी करके चलिए। और दूसरा कमोडिटी जो है वो मेरे हिसाब से क्रूड होगा। क्रूड में टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा आई वुड से एक बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, और पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आ सकता है, और वो हमने करेक्शन देखा भी था आज के सेशन में। तो मेरे हिसाब से जब तक कि जो हाई है 6958 का वो होल्ड है, आई थिंक उछाले पे बेच के चलिए। क्रूड में एक बार फिर से हमें 6700 से 6650 तक का लेवल दिख सकता है। ओके, क्रूड यानी क्रूड और गोल्ड दो टॉपिक किशोर जी के लिए रविंद्र जी की तरफ से हैं। चलिए अगले दर्शक है योगेश है जयपुर से। क्रूड इन्होंने 2 लॉट 6761 6,761 रुपये में बेच रखा है। दीपेन क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इनकी स्ट्रैटेजी सही है, बेचने की सलाह देंगे क्या इनको? जी देखिए, मोमेंटम काफी ओवरबॉट है प्राइसेस, लेकिन कहीं भी डिप आती है तो वहां से प्राइसेस ऊपर आ जाते हैं। तो जब तक आपको डिसाइसिवली एक ब्रेकडाउन ना मिले तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए सेलिंग। और फिर भी अगर आप सेलिंग करना ही चाहते हैं तो पुट के जरिए करिए, पुट बाई करके चल सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रणनीति होगी, बिकॉज कम से कम वहां पे आपका रिस्क जो होगा वो एक लिमिटेड प्रीमियम पेड तक हो जाएगा। एंड ऑन अ लाइटर नोट, मैं पिछले सवाल के लिए भी बताना चाहूंगा कि वैलेंटाइन डे के लिए 2 टॉपिक की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही टॉपिक में आप दुगना फायदा कर सकते हैं। आप अपने वैलेंटाइन को गोल्ड लेके दे दीजिए, तो इसका आपका इन्वेस्टमेंट का भी आगे बढ़ने का मौका होगा और आपकी वैलेंटाइन भी खुश होकर आपके साथ अच्छा दिन बिताएगी। तो ये मेरी सलाह है। बिल्कुल, गोल्ड तो सबको पसंद है और इस मौके पे तो डेफिनेटली, इसलिए रविंद्र जी ने भी चुन के एक पिक तो गोल्ड ही दिया है। गोल्ड तो लेना है, वो कॉमन ही है, और एक अलग कोई टॉप ट्रेड अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो फिर कोई अलग ट्रेड आपको चुनना चाहिए। चलिए योगेश जी ने एक और सवाल भेजा है, क्या चांदी 62,450 रुपये पे इन्होंने खरीद रखा है, क्या ये सही कॉल है? रविंद्र जी, क्या इनकी ट्रेड सही है? क्या चांदी है 62,450 रुपये पे, लॉन्ग पोजीशन है? देखिए, अगर उनका उनका जो नजरिया है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है तो मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए। इसका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा दूर आ रहा है, करीब 61,000 60,800 के आसपास। वैसे इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 60,000 का है। बट अगर इमीडिएट लाइक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर उन्होंने लेके रखा है तो मेरे हिसाब से 61,600 या 61,500 का एक सपोर्ट बन रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए इसे। मेरे हिसाब से फिर से एक बार 62,800 63,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, वहां पे एक बार एग्जिट कर लीजिए। और जो मैंने रेंज बताया शो के स्टार्ट में, आई थिंक वो रेंज को ध्यान में रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है। चलिए अगले कॉलर हैं राकेश है ग्वालियर से। ये जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे के लिए क्या चांदी खरीदना चाहिए? दीपेन क्या सलाह देंगे, इंट्राडे के लिए चांदी में कोई ट्रेडिंग रणनीति है आपके पास? जी देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन होंगे 7:30 बजे, तो थोड़ी और डिप आने की आशंका है। अगर 61,900 के पास आसपास प्राइसेस आते हैं तो वहां पे आप कोशिश कर सकते हैं। और इंट्राडे में नेसेसरी नहीं है कि इंट्राडे में ही आपको एग्जिट मिले, शायद आपको एग्जिट मंडे या ट्यूसडे मिले, बट लेकिन वो ज्यादा एक थोड़े सेफर लेवल्स होंगे। इन लेवल्स पे चांदी में बाई करने से बेटर। चलिए अब अगले दर्शक योगेश जी हैं जयपुर से। नेचुरल गैस इन्होंने 304 रुपए पर बेच रखा है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, नेचुरल गैस 304 रुपए पे इनकी शॉर्ट पोजीशन मौजूद है इनके पास, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, नेचुरल गैस थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है नेचुरल गैस ने। और मेरे हिसाब से जो कल के सेशन का लो था, आई थिंक वो उसे ब्रीच करना जरूरी है अगर इसे और डीप जाना है नीचे तो। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब तक कि वो होल्ड है, एक बार 318 से 319 तक के लेवल दिख सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो या तो आप उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि वहां से फिर से एक बार इसमें सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी है, या फिर मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा भी अगर नीचे आता है, आई थिंक उनके भाव के आसपास ही है, तो बेटर टू एग्जिट। और अगर शॉर्ट करना है तो जो ब्रेकडाउन जो मैंने बताया ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि कल का लो था, उसके नीचे अगर शॉर्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, या फिर ऊपर में 319 320 तक आता है तो वो एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे एक बार शॉर्ट कीजिए।
अदरवाइज मेरे हिसाब से एक बार या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर एग्जिट कर लीजिए अपना। यानी प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं, हालांकि प्रॉफिट में ही हैं तो बेहतर होगा प्रॉफिट बुक कर ले। चलिए अगले कॉलर हैं पवन कानपुर से हैं, क्रूड और नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं कि कैसे ट्रेड आज करना चाहिए। दीपेन क्या सलाह देंगे इनको, पवन जी को, क्रूड और नेचुरल गैस? देखिए क्रूड में तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप थोड़े हायर लेवल्स मिलते हैं, क्योंकि ओवरबॉट है, तो आप पुट लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के मार्च महीने के पुट आप स्ट्राइक प्राइस 7,000 के आसपास का, अगर आपको ज्यादा मतलब कम प्रीमियम पे करना है तो आप 6,500 6,600 का पुट ले सकते हैं। और नेचुरल गैस में जैसे राइटली पॉइंट आउट किया रविंद्र ने कि 298 एक आइडियल सपोर्ट लेवल है। अगर उन लेवल्स के आसपास प्राइसेस आते हैं और आप नीचे के कल के लो का स्टॉप लॉस रखा दीजिए तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है और वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 318 से 19 का बाउंस आपको देखने मिले। लेकिन नेचुरल गैस उन्हीं लोगों को ट्रेड करना चाहिए जो एक वोलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं, इफ आई मे यूज द वर्ड, बिकॉज काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, तो स्टिक स्टॉप लॉस इसके साथ ट्रेड करें, वो ज्यादा बेटर है। ओके। एक दर्शक इन्होंने, इसके जी हैं, पूरा नाम इन्होंने नहीं बताया, इंदौर से हैं। इनका सवाल था कि पहले क्रूड मिनी का ये कॉन्ट्रैक्ट था वो अब बंद हो गया है, क्या उम्मीद है, क्या इस शुरू होने की उम्मीद लग रही है? रविंद्र जी क्या लग रहा है? जी मेरे हिसाब से अभी ट्रेडर्स को चिंता नहीं करनी चाहिए मिनी को लेके, क्योंकि ऑलरेडी अभी ऑप्शंस काफी एक्टिव हो चुका है क्रूड का। तो अगर जिनका जो एपिटाइट है मार्जिन का अगर वो लो है तो आई वुड रिकमेंड कि वो ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम भी ज्यादा नहीं होता, 12,000 13,000 का प्रीमियम होता है। तो हालांकि ये मिनी से थोड़ा ज्यादा है, बट आई थिंक इट इज स्टिल बेटर एज कम्पेयर टू जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड का फ्यूचर्स में। तो मेरे हिसाब से मिनी शुरू होगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है, बट अभी अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप एकदम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें प्रीमियम कम है और उसमें वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो आई थिंक वो एक बेटर प्रोडक्ट होगा फ्रॉम अ रिटेल पर्सपेक्टिव, जिनका जो मार्जिन एपेटाइट है वो थोड़ा सा लो है। ओके ओके। चलिए अगले कॉलर राकेश है मेरठ से, 37,800 रुपये पर कॉटन इन्होंने खरीद रखा है। दीपेन, कॉटन पर आपका आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है? 37,800 की इनकी खरीद सही है? आज तेजी का ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर कॉटन के दोनों पर। बहुत ही सही है। इनफैक्ट 37,800 के लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल्स थे जो ऑल टाइम हाई के आसपास थे इंडियन मार्केट्स में, वो कल ही क्रॉस हुए हैं। तो ये 37,800 इनफैक्ट अभी बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन जाता है और अभी ब्लू स्काई टेरिटरी में आ चुका है कॉटन के प्राइसेस एमसीएक्स में। तो स्काई इज द लिमिट, भाव कहीं भी जा सकते हैं। तो हमारा यही सलाह होगा कि आप अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखें और ऊपर मार्केट को जाने दें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें, बिकॉज ये कहाँ जाके तेजी थमेगी अभी कोई नहीं कह सकता। इट इज अ न्यू हाई मेकिंग ऑल द डे। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करें और जब भी मार्केट आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करे आप वो मुनाफा लेके मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए अगले कॉलर दीपक गुजरात से हैं। ग्वार और कैस्टर स्पॉट में इनके पास है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने रखा हुआ है, फार्मर्स है। रविंद्र जी क्या करना चाहिए ग्वार और कैस्टर में? ये ट्रेडर नहीं है, फार्मर हैं। जी गुआर में मेरे हिसाब से ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा साइडवेज है, 6,600 6,500 ऑन द हायर साइड और लोअर एंड पे 6,250 200 का एक सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में है। हालांकि इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी ऊपर है, बट ये रेंज नहीं निकाल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में ट्रेड करेगा और 6,500 600 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें एक नई अपसाइड दिखेगी। अदरवाइज आई थिंक ये साइडवेज रेंज में ट्रेड करेगा। और रिगार्डिंग कैस्टर आई एम सॉरी विश्व मोहन, मैंने चार्ट देखा नहीं है तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। दीपेन, कैस्टर पर आप सलाह देंगे? जी डेफिनेटली देंगे। 6,800 850 के लेवल्स है जो आज भी हाई पे क्रॉस किए हैं। आज जो चार्ट्स है वो थोड़े कॉटन के जैसे ही है। अगर 6,850 को क्रॉस करेंगे तो प्राइसेस 7,000 7,200 तक भी जा सकते हैं। तो हमारी सलाह ये होगी कि कैस्टर को वो डेफिनेटली होल्ड करके रख सकते हैं। नीचे में 6,300 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रेक नहीं होते तब तक कैस्टर को होल्ड कीजिए। यहाँ से लगभग आपको 72 के प्राइसेस मतलब 72,200 के प्राइसेस देखने मिल सकते हैं, 7,200 के प्राइस देख सकते हैं। ओके, 7,200 के प्राइस आपको कैस्टर में दिख सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। ये व्यू है कैस्टर को लेकर। चलिए अब वक्त हो गया है ईटी नाउ स्वदेश और ओरिगो ई मंडी की खास पेशकश का, मेज स्पेशल वीक का। और इस हफ्ते हमारे साथ स्वप्निल नागर हैं
जो हफ्ते के आखिरी दिन इन्होंने क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सर स्वागत है। और सबसे पहले स्वप्निल नागर साहब के बारे में बता दूं, 16 साल से ज़्यादा का इनका एग्री मार्केट में अनुभव है और बड़ी कंपनियां, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्रीज़ की बड़ी कंपनियां हो, अदानी हो, टाटा इंटरनेशनल हो, यहाँ इन्होंने काम किया है। और यहाँ पर ऑरिगो कमोडिटीज़ में ये वाइस प्रेसिडेंट है ट्रेड और फाइनेंस के, और काफ़ी गहरी समझ रखते हैं एग्री कमोडिटीज़ के मार्केट में। और एडिबल ऑयल को लेकर खास करके इनकी अच्छी पकड़ है, दलहन और तिलहन मार्केट को लेकर। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर मेज वीक का सेलिब्रेशन का रिस्पांस कैसा रहा है आप लोगों का अब तक, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए विश्व मोहन जी, ये मेज वीक हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा ही, साथ ही मैं समझता हूँ कि ये मेज वीक उन सभी लोगों के लिए भी काफी अच्छा रहा होगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान हमारे जो विशेषज्ञ, कमोडिटी विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने मार्केट के बारे में जानकारी दी, जिसको लेकर किसान हो या व्यापारी हो वो एक अपना व्यू बना सकते हैं और उसके तहत ट्रेड कर सकते हैं। और उनको वैश्विक स्तर पे सारी जानकारी मिली है मक्के के बारे में। तो मैं सोचता हूँ ये मेज वीक काफी सराहनीय रहा है। सर अब मेज की अगर प्राइस आउटलुक की अगर बात करें नागर साहब, तो क्या लग रहा है, किस तरह का सिनेरियो ग्लोबली और डोमेस्टिक लेवल पे बनता हुआ आपको दिख रहा है, और आने वाले समय में मार्केट किस तरफ जा सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, और हमारे विशेषज्ञों ने भी यही राय दी, मैं अभी फिर दोहराना चाहूंगा कि हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट कुछ भी बुलिश रहेगा, क्योंकि डिमांड साइड काफी अच्छी है और जो वैश्विक प्रोडक्शन है उसके मुकाबले डिमांड भी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट मीडियम टू शॉर्ट टर्म काफी अच्छा ही रहेगा। ओके सर, अब तक अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की डिमांड है? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड भी मजबूत है और प्रोडक्शन के भी नंबर उतने इनकरेजिंग नहीं है, तो ऐसे में लग रहा है कि हमें इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा? निश्चित ही, क्योंकि देखिए लास्ट 2 साल जो कोविड के कारण थोड़ा सा डिमांड पे इम्पैक्ट आया था, लेकिन वो अब धीरे धीरे दूर होती जा रही है। और ये जरूर देखना होगा कि आगे आने वाले समय में डिमांड, पोल्ट्री की डिमांड भी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफी बढ़ रही है, इथेनॉल का यूज भी बढ़ रहा है। तो निश्चित ही जो मक्के की डिमांड है डोमेस्टिक स्तर पर भी आगे आने वाले समय में काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। तो अगर ऑरिगो के ओवरऑल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो किस तरह का टर्नओवर मेज सेगमेंट में देखने को मिला है? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था कि अभी हम कुल 3 से 4 लाख टन का ट्रेड मक्के में कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस मेज वीक के बाद और हमारे प्रयासों के बाद हम इस साल का हमारा जो टारगेट है वो 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन का है। तो ये हमारा टारगेट है और हम इसी दिशा की ओर अग्रसर है। ओके सर, अब आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि किसानों को लेकर जागरूकता के लिए ऑरिगो ई मंडी की तरफ से आप लोगों की पहल क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है तो हमेशा किस फार्मर्स को काफ़ी दिक्कतें होती है। क्या इसके लिए आप लोग एग्रो ऑरिगो मित्र के तौर पे या किसान मित्र के तौर पे क्या जगह जगह अलग अलग इलाकों में आप लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि किसानों को इसके लिए अवेयर करे, और ताकि आपके प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाए, मिडिल मैन को छोड़ और डायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म के जरिए वो बेच पाए, और इनके बायर का जो एक बड़ा नेटवर्क है आपका ऑरिगो का, उस नेटवर्क का उनको फ़ायदा मिल जाए? उसके लिए आप किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कदम आप लोग उठा रहे हैं? नागर साहब, नागर साहब आपको आवाज आ रही है? सर अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी सर, मेरा सवाल ये था कि किसानों को जागरूक करने के लिए ऑरिगो की तरफ से आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? जी, अभी जैसे हम लोग किसानों के लिए किसान खरीदी केंद्र की स्थापना की, अभी हम लोग कुल 18 किसान खरीदी केंद्र शुरू कर चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम इसको 100 तक पहुंचाएं वर्ष अंत तक। और इसका मूल फायदा ये होगा कि किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपने माल को, अपनी उपज को बेचने का मौका मिलेगा। साथ ही वो ऑरिगो ई मंडी पे एक पारदर्शी तरीके से अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेच पाएगा।
तो हम लोग किसानों के बेहतरी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसान को एक उचित मूल्य दिलाना, साथ ही ट्रेडर जो है उसको एकदम पारदर्शी तरीके से अपने खरीदी के लिए प्रोत्साहित करना है। ओके, शुक्रिया स्वप्निल नागर साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए, और आप लोगों की प्लान और जितने भी आप लोगों के कदम हैं वाकई सराहनीय, और किसानों के लिए जो आप लोग कदम उठा रहे हैं और साथ ही अवेयरनेस के साथ साथ उनके लिए जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म, मिडिल मैन को बीच में छोड़ और डायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म के जरिए अपने उत्पादों को यहाँ पर बेच सकते हैं, और आपका जो नेटवर्क है, जो बढ़ता हुआ तेज़ी से बढ़ता हुआ जो नेटवर्क है, उसका फ़ायदा किसान उठा सकते हैं। शुक्रिया नागर साहब, अपने वक्त निकाला। चलिए वापस से लौटते हैं वायदा बाजार की। हम बात कर रहे थे एग्री मार्केट की ही, अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, खास करके टर्मरिक और जीरे की। रविंद्र सर, क्या लग रहा है आपको टर्मरिक और जीरे में? जीरा तो खास करके काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाने के बाद आज सुस्ती के मूड में है, 21,000 के बेहद करीब है। आपको यहाँ से क्या लग रहा है जीरे में अब? जीरे में विश्वमोहन, मेरे हिसाब से जो 21,500 का जो हाई है 2018 का, आई थिंक मुझे लगता है कि एट द मैक्स वहां तक प्राइस आएगा, और उसके करीब आया भी। आई थिंक 21,200-250 के आसपास का कुछ हाई लगाया है। तो वहां से हो सकता है कि करेक्टिव डिप पॉसिबल है इसमें, क्योंकि नॉन स्टॉप हमने इसमें एक अपमूव देखा है। तो मेरे हिसाब से 21,500 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो और 1,000 रुपए बढ़ सकता है टूवर्ड्स 22,400, 22,450। अदरवाइज मेरे हिसाब से एक डिप आएगा, से अराउंड 1,500 पॉइंट्स का एक करेक्शन आ सकता है। बट एज वी नो कि इसका जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश है, तो मेरे हिसाब से करेक्टिव डिप पे खरीदारी कर सकते हैं, या फिर 21,400, 300, 400 पे 200-300 रुपए का स्टॉप लॉस रखे एक बार बेच के चल सकते हैं, और डिप का वेट कर सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। ओके, अगले कॉलर पवन है कानपुर से। कॉपर का लॉन्ग टर्म का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉपर लॉन्ग टर्म में आपको किधर जाता दिख रहा है दीपेन? 780 790 का काफी समय से रेजिस्टेंस रहा है। अगर ये कॉपर 790 93 के आसपास क्रॉस कर लेता है तो आई थिंक 820 तक भी जा सकता है। ट्रेंड डेफिनेटली तेजी का ही है, लेकिन जैसे हमने क्रूड में छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बंद होते हुए देखे, वैसे ही कॉपर मिनी और सब बेस मेटल्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो चुके हैं। और इनफैक्ट जो पहले 1,000 रुपीज की लॉट साइज थी वो अभी 2,500 रुपये हो गई है। तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत है, बिकॉज प्राइसेस लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास हैं और कॉन्ट्रैक्ट की साइज भी बड़ी है। तो अगर यहाँ से डिप आती है तो इनको काफी मतलब नुकसान हो सकता है। तो स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, और 793 क्रॉस करने पे 820 के टारगेट आ सकते हैं। तो ये व्यू है कॉपर पे। अब आखिरी सवाल राम इंदौर का है। कॉटन केक इन्होंने 3,320 रुपए में लॉन्ग कर रखा है, 5 लॉट इनके पास है। दीपेन, क्या सलाह देंगे इनको? जी, होल्ड करके रखना चाहिए। कॉटन के साथ कॉटन और सीड केक में भी तेजी का माहौल है। आज ही ब्रेकआउट आया है, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बेटर अपॉर्चुनिटी है। आप हर दिन के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रीवियस डे के लो को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशंस को आगे बढ़ने दें, तो मार्केट्स में आप 3,450 480 के टारगेट भी आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है कॉटन केक को लेकर। आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। शुक्रिया दीपेन आपका, रविंद्र जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।